हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में। फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जी फ्रेंड, क्या है कि हम अगर सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम सोशलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशलॉजी का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, और किन कारणों से सोशलॉजी हमारे सामने एक विषय के रूप में आया, इन सब के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो एक तरह से अपने आप में यह शर्म की बात है। ठीक है, हम समाजशास्त्री अपना पीएचडी करना चाह रहे हैं, आईएएस करना चाह रहे हैं, या कुछ भी हमारा पीजीटी नेट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र के नींव के बारे में तो हमें जानना ही चाहिए। ठीक, तो इसी पर आज हमारा पहला वीडियो है और हम इसी क्रम में पूरे समाजशास्त्र के विषय को, पूरे सिलेबस को जो है कवर करेंगे। ठीक, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें बताइएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी अपना डाल देंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं कि क्या कारण थे जो हमारा ये समाजशास्त्र उभर के हमारे सामने आया। ठीक, और आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो ये समाजशास्त्र उभर कर हमारे सामने आया तो फ्रांस की सामाजिक क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी। ठीक, और ये क्रांतियों के कौन कौन से कारण हैं, आज हम इन सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और इसके शाब्दिक अर्थ क्या हैं, समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोगों को ये लगभग सबको पता ही है, तो हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये फ्रेंड, तो समाजशास्त्र का उद्भव, ठीक है, समाजशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, तो चलिए चलते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है कि ठीक है फ्रेंड, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज तथा शास्त्र, जिसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। हमारा जो समाजशास्त्र है दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र। और इस समाज का समाज और शास्त्र है जो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, यह किन शब्दों से मिलकर बना है, और समाज जो है हमारा वह कौन सा शब्द है। ठीक है, इन चीज़ को देख लेते हैं। तो जो देखिए फ्रेंड, समाज शब्द का शाब्दिक अर्थ, जो देखिए फ्रेंड, जो समाज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और जो है शास्त्र या विज्ञान। तो ये हमारा जो समाज है वह सोशियस के लैटिन, ठीक, यह सोशियस के लैटिन, और जो हमारा ये शास्त्र है, विज्ञान है, वह लोगस के ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ग्रीक कह सकते हैं या कहीं कहीं यूनानी। ग्रीक और यूनानी दो शब्दों दोनों, ग्रीक या यूनानी, इन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, ये फ्रेंड कभी कभी हमारे दोस्तों को, आप सबको जो है कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है किसी किसी को कि पहले लैटिन शब्द आएगा कि पहले ग्रीक शब्द आएगा। तो देखिए पहले लैटिन है हमारा, ठीक, लैटिन जो है हमारा, लैटिन को हम लिटिल मांग लेते हैं। ठीक, लैटिन को हम लिटिल मांग लेते हैं। लिटिल मीन्स होता है फ्रेंड छोटा, ठीक है, लिटिल मीन्स होता है छोटा। तो जो छोटा है वह पहले आएगा। तो इस प्रकार से हम अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं कि लैटिन शब्द पहले आएगा और ग्रीक शब्द जो है बाद में। फ्रेंड आगे चलते हैं हम। देखिए इन दोनों शब्दों से मिलकर लोगस, सोशियस और लोगस, इन दोनों से मिलकर हमारा सोशलॉजी बना हुआ है। और सोशलॉजी जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है समाज का विज्ञान या अर्थ शास्त्र। कहने का मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा समाजशास्त्र है वो हमारा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करता है, और यह समाज का विज्ञान है। ठीक है, समाज का विज्ञान है। समाज में कौन सी घटनाएं किस तरह से घट रही है और इन घटनाओं के कौन कौन से कारण हैं, इन सब का अध्ययन करता है जो हमारा समाजशास्त्र है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए एक हमारे समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, द सोशल आर्डर 1970 में बीर स्ट्रीट लिखा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन विज्ञान है, जबकि इसका अतीत काफ़ी प्राचीन और लंबा है। ये रॉबर्ट बीर स्ट्रीट कह रहे हैं कि विषय के रूप में तुम्हारा समाजशास्त्र जो है छोटा है भाई, नया विज्ञान है, लेकिन इसका अतीत जो है, ठीक है, इसका अतीत, इसका इतिहास जो है बहुत प्राचीन और बहुत लंबा है। ठीक, कहने का मतलब ये है जैसे हमारे जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं वो हमारे समाजशास्त्र के पिता हैं। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्ट के पिता कहे माने जाते हैं, कहे हैं और कहे जाते हैं। तो इनके पहले, हमारे ऑगस्ट कॉम्ट के पहले हमारे कुछ ऐसे दार्शनिक थे जैसे हमारे प्लेटो हो गए, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं। ठीक, प्लेटो, अरस्तु और ऐसे हमारे और हैं जो समाजशास्त्र के बारे में तो नहीं, मतलब समाज के बारे में
कुछ न कुछ पहले कह दिए थे। कहीं न कहीं ये समाज का अध्ययन करने लगे थे, समाज के बारे में बताने लगे थे। हाँ, एक विषय के रूप में नहीं, एक वैज्ञानिकता की तरह नहीं, बल्कि जो है एक समाज या फिलासफर की तरह वो समाज के बारे में बताए थे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा समाजशास्त्र है इसका उदय जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ है। जो हमारा ये समाजशास्त्र है उसका उदय जो है यूरोप महाद्वीप में हुआ है। ठीक, और यूरोपीय समाज में परिवर्तन का यह युग प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है। प्रबोधन युग, एलाइनमेंट पीरियड। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, ये समाजशास्त्र के उदय का मुख्य कारण जो है वह फ्रांस की सामाजिक क्रांति जो 1789 में हुई थी, और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1760 में हुई थी। इन दो कारणों को माना जाता है कि क्या इन दो कारणों के जरिए जो है समाजशास्त्र का उदय हुआ है। ठीक है, तो इन क्रांतियों के कौन कौन से कारण हैं तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वह हमारा फ्रांसीसी क्रांति होगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में दो और क्रांतियाँ हुई थी, जिसे वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, जो हमारी फ्रांसीसी या औद्योगिक क्रांति हुई उसके पहले यूरोप में और दो क्रांतियाँ हुई थी, जिसे वाणिज्यिक क्रांति और जो है वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है फ्रेंड वो 1450 से लेकर के 1800 के बीच है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूरोप में इन्हीं दो क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। यूरोप में ये जो दो क्रांतियाँ हुई, ठीक, इन दो क्रांतियों को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और इस युग में, इस पुनर्जागरण काल में जो है कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान और मूर्ति कला को है जो एक नया रूप मिला। ठीक है, एक नया रूप या फिर कह सकते हैं एक नया जीवन मिला। ठीक, एक नए विषय के रूप में आए। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, फिर क्या है, पुनर्जागरण युग में समाज में परिवर्तन की शुरुआत हुई, जबकि फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति को उसको परिणति तक पहुंचाया। फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति जो है इसको परिणति तक पहुंचाने का मतलब क्या है फ्रेंड, इसको लक्ष्य तक पहुंचाया, समाजशास्त्र की उत्पत्ति तक इसको पहुंचाया। आगे चल लेते हैं। ये फ्रेंड, फ्रांसीसी क्रांति यह फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंड सन 1789 में 1789 में हुआ था। ठीक है, यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। तो फ्रांस में ये क्रांति क्यों हुई, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड। सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के लिए। ठीक है, ये बंधुत्व के लिए हुई थी। और ये जो क्रांतियाँ हुई, ठीक है, सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। ठीक है, ये जो 1789 में फ्रेंड क्रांति हुई थी, यह फ्रेंड यह मानव जीवन को एक तरह से मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। मोड़ देने का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ परिवर्तित कर देने वाली। कहने का मतलब लोगों को जो विचार पहले थे उन विचारों में परिवर्तन आ गया। ठीक है, जो लोग जो है तर्क के आधार पर नहीं सोच रहे थे वो तर्क के आधार पर सोचने लगे। ठीक है, जो लोगों की पहले की मान्यता चली आ रही थी उसको ये सब समाप्त करने लगे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, इस क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त करके नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात किया। जो पहले सामंतवाद था, जिस पर सामंतों का शासन था, उसको जो है समाप्त कर दिया गया और एक तरह से नई समाज व्यवस्था लागू की गई। नई समाज व्यवस्था जिसमें समानता और बंधुत्व था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस क्रांति के उपजे विचारों ने पूरी दुनिया के देशों को प्रभावित हुए। ऐसा नहीं है केवल फ्रांस ही, बल्कि जो है पूरी दुनिया प्रभावित हुई इन विचारों से। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसा विचार जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। जो हमारे संविधान में, ठीक है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लोगों को, सबको जो है स्वतंत्रता मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, बंधुत्व जैसी भावना हो सबके अंदर, ये जो विचार लिखा हुआ है, ये हमारा जो है संविधान में जो ये विचार आया है वो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है।
आगे देख लेते हैं फ्रेंड, फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। ठीक है, फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी समाज सामंतवादी संपत्ति समूहों में बटा हुआ था। ठीक है, ये हमारे जो 3 समूह है इसमें पूरा हमारा फ्रांसीसी समाज बटा हुआ था। और कौन से समूह में कौन आता है इसको हम देख लेते हैं। और जो समूह में प्रथम समूह में कौन आता है और इसके कौन कौन से जो है कौन कौन इस समूह में आता है और इसके कौन कौन से काम हैं, इन सबको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये 3 स्तरों में बटा हुआ था और इन्हें कानून द्वारा मान्यता भी प्राप्त थी। ठीक है, यह 3 स्तरों में बटा हुआ था और इन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी। देखिए, यह मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे देख लेते हैं। प्रथम संपत्ति समूह। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता था, इसमें कौन कौन लोग आते थे। ठीक है, प्रथम संपत्ति समूह, इसमें इस समूह में भूस्वामी, सामंत, सरदार, जमींदार आदि लोग आते थे। ठीक है, आदि लोग आते सम्मिलित थे। सम्मिलित होने का मतलब ये इन लोगों को प्रथम समूह में, ठीक है, भूस्वामी को, सामंत को, सरदार को और जमींदार को रखा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इनका क्या था, इनके कौन कौन से कार्य थे। इनका देखिए भूमि पर अधिकार था जिसके एवज में संपत्ति प्राप्त करती। ये कुछ करते नहीं थे फ्रेंड, केवल इनका जो है भूमि पर अधिकार रहता था और इसके एवज में ये जो है मजदूर थे, जो किसान थे, जो व्यापारी थे, इनसे जो है संपत्ति ग्रहण करते थे। और द्वितीय हमारा कौन सा फ्रेंड है, द्वितीय संपत्ति समूह में कौन कौन से आते हैं। देखिए, इसमें धार्मिक नेता सम्मिलित थे जैसे पादरी और बिशप। जो हमारा द्वितीय समूह था फ्रेंड फ्रांसीसी समाज का, उसमें जो है पादरी और बिशप आते थे। ये भी कुछ करते नहीं थे फ्रेंड, ठीक है, ये भी कुछ करते नहीं थे, लेकिन जो है सर्वाधिक धनवान थे। सर्वाधिक धनवान का मतलब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, लोगों से जो हमारे किसान मजदूर थे उनसे कर के रूप में और जो कानून द्वारा उस समय जो मान्यता थी उससे उन्हें धन मिला करता था। देखिए, सर्वाधिक धनवान लोगों का समूह था जो कुछ करता नहीं था लेकिन सर्वाधिक धन प्राप्त करता था। देखिए, तृतीय में कौन कौन आता है फ्रेंड। तृतीय में इस समाज के शीर्ष लोग सम्मिलित थे जैसे किसान, व्यापारी और कारीगर। ठीक, तृतीय समूह जो हमारा था इसमें जो है लोग किसान, व्यापारी और कारीगर आते थे और नौकरी पेशा वाले लोग आते थे। ठीक, तो यह समाज का रीढ़ था, यह समाज का रीढ़ था, इसके ही जरिए समाज चल रहा था। लेकिन सर्वाधिक परेशान वर्ग था। भाई कैसे नहीं परेशान रहेगा, और बेचारा में इतना मेहनत करके जो है सब उपज में या फिर व्यापार करके या फिर जो है मजदूरी करके या फिर किसानी करके, ठीक है, खेती बाड़ी करके इतना काम जो है उपज को पैदा कर रहा है। और ये जो ऊपर के 2 समूह हैं वो बिना कुछ किए ही इनसे ज़्यादा कर वसूल के कर के रूप में सबसे ज़्यादा धन ले लेते थे। तो ये परेशान तो रहेगा ही। देखिए, यह समूह उपज का कुछ अंश प्राप्त करता था, कुछ ही अंश प्राप्त करता था, बाकी जो है ऊपर के 2 समूह ले लेते थे। फिर यह हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर था। ठीक है, फिर इन तीनों समूहों के अलावा एक और समूह था जिसे अर्धदास कहा जाता था। ठीक है, इन 3 समूह संपत्ति समूहों के अलावा एक और समूह था, ठीक है, जिसे अर्धदास कहा जाता था। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल्फ स्टेट और सर्फडम। ठीक है, सेल्फ स्टेट या फिर सर्फडम। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व अमीर लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे, जन साधारण उनका खर्च उठाता था। देखिए, जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी, जो लोग जागरूक नहीं हुए थे, तो उसके पहले जो हमारे फ्रांस के अमीर लोग थे वह लड़ाइयाँ लड़ते थे और जो पुजारी थे वो पूजा करते थे। और जन साधारण जो किसान था, व्यापारी था, मजदूर था, उनका खर्च उठाता था। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण हैं जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसके कौन कौन से हमारे कारक हैं इसको देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक कारक, फ्रांसीसी समाज क्रांति के जो राजनीतिक कारक कौन है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, फ्रांस में राजतंत्र विद्यमान था जो राजा को शासन करने का दैवीय अधिकार मिला था। देखिए फ्रेंड, क्या था कि पहले जो हमारे राजा थे उनका यह मानना था, उनका क्या लगभग सभी हमारे जो प्रजा थी या उसमें जो जनता थी उनका यही मानना था कि जो हमारे राजा हैं उन्हें जो है
भगवान ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है और उनमें जो है दैवी शक्ति हैं। कहने का मतलब यह है कि वो भगवान के ही अंश माने जाते थे। लेकिन जब थोड़ा सा ये समय परिवर्तन हुआ तो लोग जो है तर्क के आधार पर सोचना शुरू कर दिए और इन सब में जो है परिवर्तन आ गया। देखिए लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस पर बोरबन राजवंश ने शासन किया। ये जो हमारे ये बोरबन राजा थे, ठीक है, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, इन्होंने इस पर शासन किया। और जो ये शासन किया इन्होंने, शासक जो थे इसके बहुत ही प्रभावहीन नहीं थे, बहुत ही कमज़ोर थे, जिसका कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, फिर आगे फ्रांसीसी समाज के आर्थिक कारण। ठीक, फ्रांसीसी समाज के आर्थिक कारक कौन कौन से आर्थिक कारक है फ्रांसीसी समाज के, उसको हम देख लेते हैं। बोरबन राजवंश के, ठीक है, बोरबन राजवंश के शासक लुई 14वें के शासनकाल से ही फ्रांस के राजाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें काफ़ी धन व्यर्थ हुआ। देखिए जब लुई 14वां था तभी जो है बोरबन राजा या शासक ने उसके पहले या उस समय तक काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जब लड़ाइयाँ लड़ी तो भाई उसमें धन खर्च तो होगा ही। देखिए कोई भी लड़ाई हो, युद्ध हो, कोई भी संघर्ष हो, उसमें जो है धन तो खर्च होना ही होना है। फिर आगे चलते हैं। फिर सन 1715 1715 में ईस्वी में लुई 14वें की मृत्यु के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जब लुई 14वां मरा तब तक फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। लोगों के पास उतना धन पैसा नहीं था, ठीक है, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। फिर लुई 15वां हालात में सुधार लाने के बजाय महाजनों से ऋण लेकर राज्य को चलाने लगा। ठीक है, जो लुई 15वां था, ठीक है, उसका क्या हुआ कि वो अपने हालात का मतलब ये हुई कि अपनी स्थिति में सुधार लाने के बजाय जो हमारे महाजन थे, ठीक है, महाजन मतलब जैसे मैं सामंत हो गए, ठीक है, सामंत हो गए, इन सब से जो है उधार लेकर के, ऋण लेकर के राज्य को चलाने लगा। फिर फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट में से गुजर रहा था, इसकी व्याख्या लुई 15वें के मशहूर कथन से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो लुई 15वां जो था वह अपना एक कथन कहा था, मेरे बाद प्रलय, जो इतिहास प्रसिद्ध है। तो वो जान गया था कि मेरे बाद ये फ्रांस में क्या होगा, कि प्रलय आएगी, क्योंकि यहाँ की जो है जनता भूखी मरेगी नहीं भाई, अब क्रांति तो करेगी ही, वो अपने हक की या अपने भोजन के लिए मांग तो करेगी ही। ठीक, फिर उसके बाद लुई 16वें की बारी आई। तो लुई 16वां एकदम कमज़ोर तथा प्रभावहीन राजा था, जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। ठीक है, फ्रांस की कहने मतलब उसकी योग्यता नहीं थी राजा बनने की, उसके पास योग्यता नहीं थी, फिर भी भाई वह राजा का बेटा था तो राजा बनेगा ही। तो आगे उसकी एक पत्नी थी महारानी अंतोनेट। ठीक, उसकी जो पत्नी थी महारानी अंतोनेट, वह अपनी फिजूल खर्ची के साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती है। ठीक, यह वाक्य उसने फ्रांस की भूखी जनता के सामने तब कहा था जब फ्रांस की भूखी जनता उनके महल के बाहर इकट्ठा हुई और खाने के लिए खाना मांग रही थी। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा उसमें, महारानी ने कहा कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खा लो। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि आपके पास जो है रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो आप केक खा लो। ये जो वाक्य है इनका बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं। देखिए अब फ्रांसीसी समाज के या फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से बौद्धिक कारक है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बौद्धिक कारक ये हुआ कि हमारा जो फ्रांसीसी समाज था उसमें कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए, ठीक, ऐसे कुछ दार्शनिक हुए जिन्होंने समाज के उस समय की जो सोच थी उसको परिवर्तित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। तब 18वीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों की भांति फ्रांस ने भी तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया। उस समय कुछ प्रमुख दार्शनिक, ठीक है, जो हमारा 18वीं शताब्दी था उसमें जैसे बहुत सारे देश जो है आगे बढ़ चुके थे। ठीक, तो उस हमारा फ्रांस भी उसमें आगे आया और जो ये तर्क पर जो है सोचने विचारने लगा। ठीक, आगे से देखते हैं। बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया। उस समय कुछ प्रमुख दार्शनिक तर्कवादी थे, जिनका यह विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता था। ये कुछ है नहीं, उनका ये कहना था कि जो हमारा सत्य है उसको तर्क के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं, और जो ये ढोंग है
एक तरह से आडंबर है उसको हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है। फिर इन दार्शनिकों के विचारों का फ्रांसीसी लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये जो विचार देने लगे वहाँ की जनता जो है उससे काफ़ी प्रभावित हुई। ये नहीं भाई ये बात सत्य है। फिर आगे मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ जो 1748 में आई थी में विचार व्यक्त किया कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना था कि जो हमारी प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, जो विधायी शक्तियाँ हैं और जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो किसी एक लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी एक राजा को नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है जनता के द्वारा जो शासक चुनी जाए, जो सरकार चुनी जाए उनके पास होनी चाहिए। ठीक है। एक प्रजातंत्र की बात की उन्होंने। आगे देखिए, वह अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में था। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास शक्तियाँ हैं, जैसे विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक, न्यायिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ, वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में न हो, बल्कि जो है ये अलग अलग हाथों में है, लोगों के हाथों में है। ठीक है। उनकी पृथक्करण की मांग करने लगे कि जो जैसा है उसको इस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की जाए। फिर एक ब्रिटेन के हमारे समाजशास्त्री हैं, दार्शनिक है, ब्रिटिश दार्शनिक लॉक की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उनके कुछ न कुछ अधिकार हैं, उसके कुछ न कुछ अधिकार हैं और इस अधिकार को आप किसी भी सत्ता से, ठीक है, किसी भी सत्ता, चाहे राजा हो, चाहे जो है कानून हो, किसी भी सत्ता से आप उसको हथिया नहीं सकते, आप उसको जो है उससे छीन नहीं सकते। हर व्यक्ति के कुछ न कुछ अधिकार हैं। फिर फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर, ठीक है, वो फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता अर्थात समर्थन किया, बोलने की स्वतंत्रता का समर्थन किया, तब फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कहा कि जो हम अपनी बातों को अब सबके सामने हम रख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हमें जो है दबाया जाए, कुचला जाए, हम कुछ बोले नहीं। ठीक है। उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए मांग की और जो है अपने हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ना शुरू किए। फिर आगे देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अपनी विख्यात पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में जो आई थी में लिखा कि देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। ठीक है। तो हमारे दार्शनिक रूसो थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो जनता है, जो फ्रांस की जनता है, उसे अपना शासक चुनने का खुद अधिकार है, वह अपना शासक चुनेगी। फिर रूसो का विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी पसंद की सरकार हो। ठीक है। रूसो को यह मानने लगा कि जो राजा बने या जो सरकार बने वह लोगों के, ठीक है, लोगों के व्यक्तित्व का विकास करे। कहने का मतलब कि लोगों की बातों को सुने, लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें। इन विद्वानों के विचारों ने फ्रांसीसियों के मानसिकता को झकझोर दिया। एक तरह से ये जो विचार दिए, ठीक है, तो उसमें जो फ्रांस की जनता थी उससे बहुत ही प्रभावित हुई। आगे देखिए, इसके अलावा जो फ्रांसीसी लोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका की सहायता के लिए भेजी गई थी, ठीक, फ्रांसीस फौज में शामिल थे, वे अमेरिका से समानता तथा अपनी सरकार स्वयं चुनने के अधिकार का विचार लेकर स्वदेश लौटे। ठीक है। जो हमारे फ्रांसीसी जो है कुछ ऐसे सैनिक थे, ठीक है, जो ब्रिटेन से लड़ाइयाँ लड़ने के लिए अमेरिका की तरफ से गए हुए थे, वह अपनी सरकार को बनाने के लिए और अपनी समानता, ठीक है, ऊंच नीच की भावना को जो है ख़त्म करने के लिए वो जो है अपने देश को आए और उनकी मांग करने लगे। स्वतंत्रता एवं समानता के इन विचारों ने फ्रांसीसी मध्यम वर्ग को बहुत ही प्रभावित किया। फिर देखिए फ्रेंड, अब आगे जो है औद्योगिक क्रांति हुई। ये कौन सी, ये 1760 में औद्योगिक क्रांति हुई थी। ये कौन से कारण थे कि हमारा जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक, इन कारणों को देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति सन 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसने कपास तथा खनन को प्रभावित किया। ठीक है। जो ये क्रांतियाँ हुई थी ब्रिटेन की, उन्होंने कपास और खनन को बहुत ही प्रभावित किया। इससे पहले
इंग्लैंड फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत ही बदलाव आया। यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, इसके साथ नए व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप शहरों में विकास के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। देखिए फ्रेंड, जब इंग्लैंड की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति आई, तो क्या हुआ कि नए नए शहरों की खोज होने लगी, ठीक, नए नए क्षेत्रों की खोज हुई, ठीक, इससे व्यापार बढ़ा। अब क्या है कि जैसे कोई 10 व्यक्ति काम करते हैं, ठीक, 10 व्यक्ति काम करते हैं, अब कोई मशीन आ गई, मान लीजिए रोबोट मान लीजिए, जब रोबोट आ गया तो रोबोट क्या होगा कि जो व्यक्ति 10 लोगों का काम कर रहा था, अब रोबोट एक ही रोबोट काम करेगा। अब जो लोग 10 दिन में काम को कर रहे थे, वो 1 या 2 दिन में काम कर देगा मशीन। तो मशीनों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड, कपड़ा जैसी परंपरागत उपभोक्ता की घरेलू परंपरा प्रचलित थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान औजारों तथा नई तकनीकों का विकास हुआ, जिनसे व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थीं, ठीक। आगे है 1760 से 1830 के बीच औजारों और तकनीकों और उत्पादन के प्रबंधन में कई आविष्कार हुए, जिनसे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। अब क्या है फ्रेंड, हाथों से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में जो है उत्पादन काम होने लगा। फिर इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टाइबिन द्वारा इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। अर्नाल्ड टाइबिन ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो 1934 से 1963 के बीच आई, औद्योगिक क्रांति के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया है। ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ओके फ्रेंड, थैंक यू।